हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इंग्लिश में किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। इस वीडियो का पार्ट 4 है, हमारा लास्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं करा है तो उसको भी जरूर से ज्वाइन करें। तो इसमें आप हमारा आज का टॉपिक जो है उसे पढ़ेंगे, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई जो सभ्यता थी, ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, उसी के हिसाब से हमारा समाज चल रहा था। समाज में पुरुष प्रधान माना जाता, पुरुष प्रधान समाज था हमारा, पितृवांशिकता चल रही समाज में, इस प्रकार का हमारा समाज था। अब यहाँ पे सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता था जिसके पास संपत्ति या फिर बल्कि अधिक संपत्ति होती थी, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो, दयालु हो, उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठे करता था उसको घृणा का पात्र, यानी सबसे बेकार इंसान माना जाता था, उसे बुरी तरह से देखा जाता था। प्राचीन तमिलकम ऐसा क्षेत्र था जहाँ ऐसे साहित्यिक स्रोत लिखे मिले हैं जिनमें इन आदेशों को संजोया गया है। इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने और लिखने वाले कवियों को आश्रयदाता होते थे। तमिल का मैंने आपको बताया था, ये भारत का मैप जो पहले सेकंड पार्ट में हमारे, ये भारत का मैप है। जो साउथ के जो स्टेट थे, चोल, चेल, पांड्या वाले, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सब, ये हमारे इसमें तमिलकम वाले क्षेत्र थे। यहाँ पर 2000 साल पहले सरदारी मैंने आपको बताया था, सरदारों के बारे में, सरदार लोग रहते थे। इनके बारे में जो प्रशंसा लिखने वाले जो कवि होते थे, उन लोगों को ये आश्रय देते थे, अपने पास रखते थे। तमिल भाषा में प्राप्त संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का चित्रण है। इस समय में धनी जो होते थे, धनी, और जो निर्धन जो लोग होते थे, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस था। निर्धन लोग जो थे गरीबों को हर तरीके से टॉर्चर करते थे, मैनिपुलेट करने की कोशिश किया करते थे हमेशा। लेकिन समृद्ध लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह जो गरीब जो होते थे, उन गरीबों की सहायता करे और अपने धन को उनके साथ मिला करके उपयोग करे। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्ध धर्म, पहले मैं इसको आप छोटा सा समझा देता हूँ। ये ब्राह्मण थे, मान लीजिए, एक मिनट, ब्राह्मण थे। पहले ब्राह्मणों ने 4 वर्णों में समाज को डिवाइड करा था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर तीसरा हमारा वैश्य था और चौथा शूद्र था। चारों का काम फिक्स थे। ब्राह्मण ब्राह्मण का करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। शूद्र का काम जो था इन तीनों की सेवा करना था। लेकिन यहीं पे आते हैं बौद्ध धर्म वाले। बौद्ध धर्म, ये जो थे, इन ब्राह्मणों की जो सामाजिक संरचना जो थी, ब्राह्मणों के जो कथन थे, इनसे मानने से इनकार करते थे। इन लोगों का मानना था कि सुप्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक का वर्णन है। प्रारंभ में मानव पूरा विकसित नहीं था, वनस्पति जगत भी पूरा विकसित नहीं हुआ था। सभी जीव एक शांतिपूर्ण जगत में रहते थे, प्रकृति से उतना ही ग्रहण किया करते थे जितना कि उन्हें एक समय में भोजन की आवश्यकता होती थी। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था समाप्त होने लगी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये मान लीजिए कि ज़मीन है, इस ज़मीन पे किसान को इतनी फसल की ज़रूरत है, इतनी उसने फसल उगा ली, बाकी के खेत अपने छोड़ दिया। तो जितने की उसको भोजन की ज़रूरत होती है, जितने की उसे खपत होती है, वो सिर्फ उतना उगाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या करा, लोगों ने इसको छोड़ दिया। फिर किसानों ने फसल उगाई अपनी, अपने जितना कि उनका पेट भर जाए, जितना कि उनको पर्याप्त हो उतना उन्होंने रख लिया। बाकी की बची अधिशेष फसल से व्यापार करने लग गए, जिससे वह लोग भी समृद्ध होने लग गए। मनुष्य इसके जरिए मनुष्य लालची और कपटी हो गया, समाज में बुराइयां फैलने लगी। ऐसे में लोगों ने विचार किया कि क्या हम एक मनुष्य को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा मनुष्य जिसको कि हम राजा कह सकते हैं, अभी सिर्फ राजा समझ के चलिए, राजा इनके तरफ द्वारा चुना गया कि ऐसा एक हम इंसान चुनना चाहिए जिसको जो उचित बातों पर क्रोध कर सके, बेकार लोगों को सजा दे सके, उनको जिनको समाज से निकालने की जरूरत है उनको निकाल सके, बहिष्कृत कर सके। ऐसे लोगों को ये लोग चावल का अंश टैक्स के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। इन्होंने जो राजा समझा था, इसको महासम्मत की उपाधि दी जाती है। महासम्मत इसको कह के बुलाया जाता था। यानी कि इस समाज में पता चलता है जो राजा का जो पद था वो लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। जनता राजा की इस सोच के बदले कर टैक्स देता था। चावल जो था, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चावल का अंश लेता था इनसे। इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, तो भविष्य में उसे बदल भी सकते थे। आज इन्होंने कोई
एक नियम इन्होंने बताया है, अगर इन्हें पसंद नहीं आ रहा तो आगे जाके इसकी जगह दूसरा नियम बना लेंगे। साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इतिहासकारों द्वारा साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल में समय कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती थी? इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते थे? ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको मान सकते हैं। 2 क्वेश्चन, आइए इनको पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे महाभारत थी, महाभारत को जो था 1000 सालों तक लिखा गया था। अब 1000 साल तक उसमें कई कवि बदले, कई क्या, हमने उसमें कितना कुछ पढ़ा, हमने कितना कुछ उसके अंदर लिखा है, उन सबको हम कैसे मान लें? तो इन सभी चीज़ों को इतिहासकार परखने के लिए साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते थे। उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपको सिर्फ मैं टॉपिक के वजह समझा देता हूँ, फिर आपको इसको आगे समझाऊँ क्या होता है। इतिहासकार ग्रंथ की भाषा चेक करते थे, श्रोता देखते थे कि श्रोता यानी कि लिखने वाला कौन है, ग्रंथ के प्रकार कैसा है, रचना का काल, किस काल में किसके शासक काल में लिखा गया, उसका लेखक कौन था, रचना भूमि क्या थी, किस समय किस जगह पे लिखा गया, लेखक का दृष्टिकोण कैसा था, मतलब किस तरीके समाज को वे देखता था। इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते थे, ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। जैसे पाली, प्राकृत और अथवा तमिल में लिखा गया है तो यानी आम लोगों के द्वारा, आम लोगों की भाषा है। संस्कृत में लिखा गया यानी पुरोहित, पंडित और समाज, जो राजा महाराजा थे उनके लिए लिखा गया है। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर ध्यान देते थे। ग्रंथ कई प्रकार के हो सकते थे, जैसे कथा ग्रंथ या मंत्र ग्रंथ। कथा जिसे लोग पढ़कर और सुन सकते थे। मंत्र अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े या उच्चारित किए जाते थे, उनको मंत्र कहते थे। इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते थे, किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है, उसका लेखक का दृष्टिकोण कैसा था। इतिहासकार ग्रंथ के श्रोताओं पर भी ध्यान देते कि उसको लिखने वाला कैसा है, क्यों लिख रहा है, किसके शासनकाल में लिख रहा है, कब लिख रहा है, किस परिस्थिति में लिख रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। इतिहासकार ग्रंथ के काल का भी ध्यान रखते थे कि वह ग्रंथ किस काल में, यानी किस राजा के या किस शासनकाल में लिखा गया, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी। ग्रंथ की रचना भूमि का भी ध्यान रखा जाता था कि ग्रंथ को किस स्थान पर लिखा जा रहा है, किस परिस्थिति में लिखा जा रहा है। इन सारी बातों पर विशेष ध्यान रखकर विश्लेषण करने के बाद इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते थे। यानी एक ग्रंथ जो लिखी हुई है उसके बारे में सारी कुछ खोज परख कर लेंगे, लेखक कौन है, क्यों लिखा, किसके लिए लिखा, किस तरीके से सोचता था, कब लिखा, किसके शासनकाल में लिखा, किस जगह पर लिखा, ये सब जानेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका जो कंटेंट उसके अंदर जो लिखा गया विषय वस्तु उसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है इतिहास का पुनर्निर्माण दोबारा से बनाते थे, रिक्रिएट करते थे। भाषा एवं विषय वस्तु। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत भाषा में है। महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत भाषा में काफ़ी सरल है। इसकी भाषा सरल होने के कारण इसको व्यापक स्तर पर आसानी से समझा जाता था। महाभारत, अब महाभारत को 2 उसमें बांटा गया, एक उपदेशात्मक, एक आख्यान। आख्यान होता था कहानियों का संग्रह, जिसमें कई छोटी छोटी कहानियों के जरिए उसको समझाया गया। उपदेशात्मक होता है सामाजिक आचार विचार के मानदंड, यानी कि कुछ उपदेश इन्होंने दिए समाज में, किस तरीके का कानून चलता था, नियम प्रणाली, ये सब कुछ। ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत ग्रंथ एक भाग में नाटकीय कथात्मक सार स्टोरी स्क्रिप्ट था। इसमें उपदेशात्मक भाग बाद में जोड़े गए हैं, यानी जो उपदेश जो इसके अंदर जितने भी दिए गए, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, गीता का सार दिया, ये सब बाद में जोड़े गए हैं, पहले इसके अंदर नहीं थे। लेखक एक या अनेक और तिथियाँ। अब महाभारत जो था 1000 साल तक लिखा गया था, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब 1000 साल तक लिखा जा रहा है तो क्या इसमें क्वेश्चन जो हमारा बनता है, क्या इसका एक ही वो रहा होगा लेखक, कि एक ही व्यक्ति, एक ही कवि ने इसको लिखा? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कवि कितना लिख लेगा, ज़्यादा 100 साल जिंदा रह लेगा, या हद मार के 150 या 200 साल जिंदा रह लेगा, बस इतना ही तो जिंदा रह जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। इसका मतलब इसके कवि खूब सारे होंगे। अब जब कवि खूब सारे रहे होंगे तो इसकी जो डेट है, डेट, लिखने का समय, कालखंड, ये सब भी अलग अलग रहा होगा। तो ऐसे में कवि इसके लेखकों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा करते थे। महाभारत की मूल कथा रचयिता भाट सारथी है। इन्हें सूत कहा जाता था। यह क्षत्रिय योद्धाओं
के साथ युद्ध भूमि में जाते थे तथा उनकी विजय गाथा व उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इस रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से ही होता था, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इनको लिखित रूप प्रदान करने लगे। यानी कि अब एक मिनट, ये था इसके रचनात्मक भाट सारथी, इनके साथ में ये एक सूत थे। ये अभी कोई क्षत्रिय, कोई राजा है, ये राजा के साथ युद्ध में जाते थे। अब युद्ध में क्या हुआ, यानी ये राजा कैसे जीता, इसने किस तरीके की लड़ाई करी, किस सेना को हराया, ये सब इन्होंने एक पहले कविता बना दी। एक कविता के अंदर लिखते थे। पहले जितनी भी कविताएं जितनी भी इसके अंदर होती थी, ये सारी की सारी मौखिक रूप में थी। हम इसको कहते हैं मौखिक, यानी कि इसको सुन के और देख के, दोनों तरीके से इसको देखते भी थे और सुनते भी थे, उसको ये अपनी कविता के अंदर लिख देते थे। फिर ब्राह्मणों ने क्या करा, फिर जब ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने इसको पूरा ही पलट के इसको सिर्फ लिखित रूप प्रदान कर दिया कि जितना भी कुछ उन्होंने हुआ देखा सब कुछ उसको एक ग्रंथ के अंदर लिख दिया। इसको महाभारत कहते हैं। लगभग 200 BC से 200 AD के बीच महाभारत की रचना का कालखंड एक और चरण दिखा। इस समय भगवान विष्णु की पूजा अधिक होने लग गई। श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। बाद में लगभग 200 से 400 AD के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़ दिए गए। जो मनुस्मृति में कई तरह के उपदेश लिखे गए थे, उनको महाभारत के अंदर जोड़ दिया गया। प्रारंभ में यह ग्रंथ 10,000 श्लोकों से कम का था। यानी जब ये बना गया था, जब ये 10,000 से कम श्लोक इसके अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और 1,00,000 श्लोक बनते गए। यानी 1 0 और बढ़ गया, 1,00,000 श्लोक बन गए। साहित्यिक परंपराओं में महाभारत की रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है। साहित्यिक परंपरा जो थी, साहित्यिक परंपरा के हिसाब से इसको ऋषि व्यास जी माना जाता है। और वैसे अगर हम पढ़ते हैं जिसके हिसाब से, वो इसके कथा के रचयिता भाट सारथी को कहा जाता है। महाभारत में भी अन्य ग्रंथों की तरह युद्ध, वन, महल, बस्ती आदि का जीवंत चित्रण मौजूद है, यानी कि उनके बारे में बताया गया। 1951 से लेकर 52 में पुरातत्व में बीबी लाल ने मेरठ, जो आज के टाइम में उत्तर प्रदेश में स्थित है, के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन काम किया। ऐसा हो सकता है कि यह स्थान कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका वर्णन महाभारत में मिल जाता है। अगर आपने अभी महाभारत जो टीवी में जो आता है सीरियल, उसको देखा हो, तो हस्तिनापुर एक राज्य था महाभारत के अंदर। ये मानते हैं जो मेरठ जो उत्तर प्रदेश में है, इसके अंदर जो हस्तिनापुर नाम की जो जगह है, ये वही स्थान है। बीबी लाल को क्षेत्र में आबादी में 5 स्तर के सबूत मिल गए। बीबी लाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा है। अब ये मान लीजिए 5 स्तर, जैसे कि आज ये 1 जय, फिर उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, ये अभी आज के समय में हम रह रहे हैं, ये हमारा पहला स्तर है। आज के इस टाइम में ये सभ्यता खत्म हो जाती है, फिर 100-200 साल बाद इसी के ऊपर मिट्टी गिरना, 100-200 साल बाद कोई और सभ्यता आती है, ये दूसरे स्तर की आ गई। फिर इसके ख़त्म होने में 200 साल 300 साल बाद कोई और सभ्यता आ गई। ऐसे करते करते 5 स्तर के सबूत मिले, जिसमें से इसने दूसरे स्तर के बारे में लिखा है। अब दूसरे स्तर के बारे में इसने क्या लिखा है हम पढ़ते इसमें आगे। जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहाँ पर घरों को बनाने में कई निश्चित परियोजना नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारों पर कच्ची मिट्टी की बनी मिली है। यानी कच्ची मिट्टी के द्वारा इन दीवारों को बनाया गया था, इसमें ये मिले जो घर थे। सरकंडों की छाप वाली मिट्टी के प्लास्टर की खोज की गई। इससे यह पता लगता है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनाई गई थी और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। यानी ये जैसे बांस के जो सरकंडे आते हैं, आपने अगर देखा हो पतले पतले, जैसे ये फोटो में दिख रहे हैं, ये पतले पतले इनकी दीवार बनाई और इसके ऊपर एक मिट्टी का प्लास्टर इन्होंने चढ़ा दिया। इस प्रकार के घर मिले थे, किसमें, दूसरे स्तर के जो घर थे। तीसरे स्तर के बारे में देखते हैं। घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे। घरों में गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे। कुओं में साक्ष्य भी मिले हैं, कुएं का प्रयोग होता था। मल की निकासी वाले गर्त दोनों का प्रयोग होता था। जैसा कि अभी हम हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, कुछ लगभग उन्हीं की जैसा। महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा द्रौपदी के 5 पांडवों के विवाह की है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि
उस समय बहुपति प्रथा रही होगी। उस समय में 7 बहुपति प्रथा बाद में ब्राह्मणों में अपनाया अमान्य हो गई, लेकिन हिमाचल क्षेत्र में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है। ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों की कमी होने के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। यानी कि उस समय एक, जैसे कि इसमें दिखाया गया था, पंचाल राज की जो रानी थी, पांडवों की जो वाइफ थी, एक थी, उसके 5 भाइयों के साथ उसकी शादी कराई गई। जो पांडव कहलाए थे, इन पांडवों के साथ एक ही स्त्री की शादी कराई दी थी, जिसको कि बाद में ब्राह्मणों ने अपनाने से मना कर दिया, इसको अमान्य मान लिया गया। लेकिन जब उस समय में कुछ इतिहासकार ये मानते थे कि उस समय स्त्रियों की कमी के कारण ये बहुपति प्रथा के चलन में था, लेकिन आज के टाइम में हिमाचल जैसे क्षेत्रों में भी ये प्रथा आज भी चालू है। एक गतिशील ग्रंथ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 6 नंबर का हर बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका सीधा सीधा पूछने का मतलब ये है कि जब महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है, विवेचना कीजिए, आलोचना कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बनता है हमेशा। जब हमने अभी तक पढ़ा, इसका 1000 साल तक इसको लिखा गया है। पहले इसके अंदर 10,000 श्लोक थे, फिर उसको 1,00,000 उसके अंदर श्लोक हो गए। तो ऐसे करते इसको हमें बताना है कि विश्लेषण करना कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है। महाभारत की एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना 1000 वर्षों तक लगातार निरंतर होती रही है। इसमें नए नए प्रकरण जोड़े गए हैं, नए नए इसके अंदर उपदेश जोड़े गए हैं। महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि शताब्दियों से इस महाकाव्य में कई भाग भिन्न भाषाओं में लिखे गए, अलग अलग भाषाओं में लिखते चले गए। अलग अलग इसके, अभी हिंदी में है, पहले संस्कृत में लिखा गया, फिर संस्कृत से दूसरा हिंदी में आ गया, तीसरा किसी में आ गया, चौथा इंग्लिश में बन गया, ऐसे बनते चले गए इसके। अनेक कहानियों को जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ, इस महाकाव्य में समाहित कर लिया गया। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इनमें नाटक और नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की गई है। मतलब एक तरीके से आप बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में आप लिखेंगे, पहले तो 1000 साल तक निरंतर लिखा गया। फिर दूसरा इसके अंदर आप लिखेंगे, पहले इसके अंदर 10,000 श्लोक थे, वो 10,000 से लेके इसके अंदर 1,00,000 श्लोक हो गए। फिर दूसरा इसके अंदर आप लिखेंगे कि इसके अंदर कई सारे उपदेशों को बाद में जोड़ा गया जो पहले नहीं थे। फिर इसके अंदर आप ऐसे लिखते लिखते इसका आपको बनाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आपने आधा पेज भी इसमें लिख दिया तो आपको बन जाएगा। 3 ये पॉइंट हो गए। फिर इसको हम लिख सकते हैं कई हजार वर्षों तक ये लिखा जाता रहा। फिर इसके अंदर 5वां जो पॉइंट बनता है, इसकी लैंग्वेज कई लैंग्वेज में इसको बांट दिया गया। अतः इसके जरिए हम इसको कह सकते हैं कि महाभारत जो था एक गतिशील ग्रंथ था। दैट्स इट गाइस, आज की हमारी वीडियो खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।